स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। वीडियो के सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं एक ट्रिक के बारे में। ट्रिक के माध्यम से हम हर रोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे। पिछले कल के ट्रिक में बहुत से सुझाव है, उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। एक क्विक सा रिविजन करूंगा और कुछ रेक्टिफिकेशन भी है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, आसियान की 1967 में हुई थी और ब्रिक्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है 2006 में हुई थी और इसकी जो फॉर्मेशन है 2009 में हुई थी। इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, इसे आप रेक्टिफाई कर लें। याद रखिएगा, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 2006 में हुई थी और इसकी जो फॉर्मेशन है 2009 में हुई थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिम्स्टेक के बारे में, 1997 में इसकी भी स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छे कमेंट्स आपके, सुधारात्मक कमेंट्स आपके हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक अभ्यर्थी है अभी जी, उन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है। सर आपको भी सैल्यूट इलाइट स्टडी टीम की तरफ से, और आप लोग भी इसी तरह से अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहे ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। आज का हमारा ट्रिक है नागरिकता के बारे में। आपको बता दें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत में जो नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में आया था वर्ष 1955 में आया था। 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। वर्तमान समय तक यदि हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। वर्ष 1986 में, वर्ष 1992, 2003, 2005, 2015 और जो सबसे लेटेस्ट इसमें संशोधन किया गया है वर्ष 2019 में किया गया है। उसी संशोधन से संबंधित प्रश्न हमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि सीएबी 2019 क्या होता है। तो सीएबी स्टैंड फॉर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसे 2019 में लाया गया था। 156वां संशोधन अधिनियम के द्वारा से इंप्लीमेंट करवाया गया आगे, ठीक है। 156वें संशोधन के द्वारा से पेश किया गया है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। लोकसभा में अच्छे से पास हुआ, राज्यसभा में अच्छे से पास हो गया, ठीक है। और देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इस अधिनियम में, आपने याद रखना है। इस अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे नागरिक जिन्हों जो कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन वो नागरिकता भारत की चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे नागरिकता दी जा सकती है। इसमें देखिए 6, ऐसा नहीं है इसके मुस्लिमों को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 तरह के धर्मों को इसमें इंक्लूड किया गया है: सिख, हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई। यदि ये भारत, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देखिए कैब के अंतर्गत जो नागरिकता है वो देशीकरण द्वारा दी जाती है। इस स्टेप को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के, कौन सा वहां पे जो आपको मैंने 5 तरह के तरीके बताया, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र समाविष्टि, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कैप 2019 के अंतर्गत जो नागरिकता दी जाएगी वो देशीयकरण के आधार पर दी जाएगी। और याद रखें, भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया उसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे इस देश में। इसे यूके यानी इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और प्रथम बार नागरिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया था अरस्तु के द्वारा। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक बार समझ नहीं है तो वीडियो को आप लोग फिर से देख सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज आगे भी मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव स्तर का सफल प्रक्षेपण किया? अमेरिका, भारत, भूटान या नेपाल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। और कहां से किया गया ये भी याद रखिएगा। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ATGM की एब्रिवेशन से आपको यहाँ पे मिल गई, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सारी जानकारी आपको याद रखनी है। एक प्रश्न आपका यहाँ से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के माध्यम से पाकिस्तान के किस मिशन को निरस्त किया गया?
फतेह या पाकिस्तान, सलाम या पाकिस्तान, विजय या पाकिस्तान या कोह ए पैमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम छोटे साधारण प्रश्नों को याद करते हैं कि ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू कारगिल वार, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था। इस तरह के प्रश्न हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो समाचार पत्रों में संपादकीय सारांश आता है उसे पढ़ना पड़ता है, वहीं से ऐसी जानकारी मिल पाती है। और याद रखिएगा 26 जुलाई 1999 को सेना ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय का सफल घोषित किया गया था। आपसे तिथि भी पूछी जा सकती है। और हम इंडियन है, मैंने आपको बार बार कहा है कि भारतीय होने के लिए हमें अपने जो हमारी सैन्य की वीर गाथाएं हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए, और अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और वर्तमान में जो हमारे देश के लिए अपने जी जान मिटाने के लिए भारतीय सेनाओं में खड़े हैं उनके लिए जय हिंद लिख दिया करें आप कमेंट सेक्शन में, उसके लिए आपका थैंक्स। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको उसका राइट आंसर बताने जा रहा हूं। ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कला नारायण स्वामी। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाली है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज हरियाणा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पहले से ही पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया जाता है, और इस वर्ष नवंबर या दिसंबर के आसपास में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव भी प्रस्तावित है। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या गुलबेकिन पुरस्कार से, या पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता पुरस्कार से, या नन ऑफ द दिस? द राइट आंसर इज हियर गुलबेकिन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ से आपने दो चीजें और याद रखनी है। जो 17 वर्षीय ये लड़की है इसका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये अच्छा कार्य कर रही है, और इनका देश कौन सा है? स्वीडन देश से। आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत को AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी किसके द्वारा करवाई गई? जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑल दीज ऑप्शंस आर आल्सो वेरी क्लोज टू द आंसर, और यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा बोइंग इंडिया कंपनी के द्वारा इनकी डिलीवरी करवाई गई। याद रखिएगा भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए करीब $3 अरब का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बोइंग का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा शिकागो अमेरिका में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। सारे फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती दिख रही है। भारत किस देश से हैमर मिसाइलें खरीदेगा? अमेरिका, फ्रांस, रूस या दक्षिण कोरिया? जल्दी से आप इसका उत्तर अपने दिमाग में फाइंड आउट कर लीजिए, और आपको इसका सही उत्तर बता दें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस से भारत खरीदेगा। नेक्स्ट इज, भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फ्रांस? तो आपको ज्ञात होगा, मैंने एक टिप्स भी दिया है इसको रिमेंबर रखने का। राफेल में क्या आता है? फ आता है, तो फ से आप क्या कर देंगे? इसको फ्रांस कर देंगे। द राइट आंसर इज हियर फ्रांस। आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। अब दूसरा प्रश्न, नया प्रश्न है, भारत खरीदने जा रहे हैं हैमर मिसाइलें किससे खरीदेगा? फ्रांस से खरीदेगा। इसको याद रखिएगा। देखिए हैमर है और फ्रांस में भी र आता है, तो आप इस तरह से इसको इंटरलेट कर दीजिएगा, कभी भी आप इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक के साथ में समझौता किया गया है। और इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज और एनटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इनका नाम आपने याद रखना है, श्री कल्याण कृष्णमूर्ति, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। Putting the brakes on COVID-19, safeguarding the health and rights of women and girls किस दिवस की थीम है? देखिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने आइडेंटिफाई करना है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक थीम है, किस दिवस की है? जरा आइडेंटिफाई करें। विश्व पर्यावरण दिवस की, विश्व जनसंख्या दिवस की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस की, या विश्व नर्स दिवस की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्व जनसंख्या दिवस की ये थीम थी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। इसी तरह के प्रश्न विभिन्न तरह के कंपेरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज, आत्मनिर्भर स्किल्ड
एम्प्लॉय मैपिंग यानी एसिम ASWM डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कौशल मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ से आप स्किल वर्ड भी पकड़ लेंगे तब भी आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इज केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सुरेंद्र नाथ पांडे, अजय नाथ पांडे, मोहन नाथ पांडे या महेंद्र नाथ पांडे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी महेंद्र नाथ पांडे। आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपने मित्रों में भी इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करते रहे ताकि हमारी मेहनत एक लंबे ग्रुप तक पहुंच पाए। आज की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीवेशंस है। IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NMDC स्टैंड फॉर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NPCI स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। पहला प्रश्न है मधुमक्खी पालन में उत्तरी भारत में पहले पायदान पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? शिमला, कांगड़ा, कुल्लू या हमीरपुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कांगड़ा इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे ख्याल से मधुमक्खी पालन में उत्तरी भारत की हम बात करें तो यहाँ पे हमीरपुर इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लें आप लोग। मैं इसका जो राइट आंसर आपको बता रहा हूँ हमीरपुर ही बता रहा हूँ। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट सेक्शन में हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट वन इज नगरोटा अनुसंधान केंद्र में पहली विदेशी मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा का राष्ट्रीय स्तर पर सफल ट्रायल कब हुआ? तो आप इसका यहाँ से आइडेंटिफाई करें कौन सी वर्ष में इसका हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर ए यानी 1962 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी किताब में आपको प्रश्न नहीं मिलेगा लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के कुल 527 सैनिक शहीद हुए। इनमें से कितने सैनिकों का संबंध हिमाचल प्रदेश से था? 52, 62, 72 या 82? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी 52 वीर जवान हमारे भी शहीद हुए थे 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें। हिमाचल प्रदेश के किस झील में जेट स्की, वाटर सर्फिंग या ई फॉयल, जेट बोटर जैसे साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया जा सकता है? जरा इस तरह के प्रश्न आप लोग देखेंगे लाइट सर्विसेज की परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई करें ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी झील है? पौंग झील है या रेणुका झील है, गोविंद सागर है या पंडोह झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी पौंग झील जो कि कांगड़ा में है और ब्यास नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस झील को और क्या किस नाम से जाना जाता है। कांगड़ा जिला का कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है? सिराज, देहरा, त्रियुंड या रोहडू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रियुंड। लेकिन आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आजकल किसी तरह की साहसिक गतिविधियां नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश राज्यभार संप्रेषण केंद्र में रियल टाइम पावर डाटा पहुंच और अनुमोदन के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कहां से किया गया? चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर सी यानी शिमला के उपनगर टुट्टू से इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट इज प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में घोषित किया है। ये ईयर भी याद रखिए कब इसे घोषित किया गया स्वतंत्र प्राधिकरण, वर्ष 2018 में। देश में उपलब्ध कुल 40,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से हिमाचल प्रदेश में कितनी जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता को आंका गया है? यू हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज 20,000 मेगावाट, 27,000 मेगावाट या 37,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं 27,000 मेगावाट के आसपास आंका गया है। एचएस की परीक्षा में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और इसमें से करीब 10,600 मेगावाट क्षमता का दोहन किया जा चुका है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में गंगा जल किसके माध्यम से बेचा जा रहा है? तो बताएं जरा, बैंकों के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से या निजी कंपनी के माध्यम से या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डाक विभाग द्वारा से बेचा जा रहा है। स्टूडेंट्स हमारी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इमेज देख रहे होंगे। एक है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब का आप कमेंट सेक्शन में नीचे आपको इसकी एक PDF मिल जाएगी जिसमें आप देख पाएंगे इसमें कितना महत्वपूर्ण कंटेंट्स है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट से इसके परचेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ इलाइट स्टडी अर्धवार्षिकी विशेषांक है जिसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है। करीब 3000 का
क्वेश्चन बैंक इसमें भी उपलब्ध है। इसका भी प्रीव्यू आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। हमारी ये दोनों किताबें प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी में भी उपलब्ध है। आप इस शॉप में जाकर भी ये किताबें खरीद सकते हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डीलरों के पास में हमारी किताबें धीरे धीरे पहुंच रही है, वहां से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।